हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपको सीबीटी 2 में काफी हेल्पफुल होगा। जितने सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे वो टोटल आपका प्रीवियस क्वेश्चन होगा। और आज जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं, मैं उस क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वो है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज है, जिनमें बीसी 4 सेंटीमीटर है, ईएफ 7 सेंटीमीटर है, तो पूछा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे आप दो ठो त्रिभुज ले लेंगे। कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज का। कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको आप नाम दे देंगे ए, बी और सी। ये हो जाएगा डी, ई और ये रहा एफ। क्लियर है। और इसमें क्या है, तो समरूप त्रिभुज है। समरूप का सिंबल कैसा हो जाता है, तो इस तरह से जो समरूप त्रिभुज का सिंबल हो जाता है। लिखा है कि जिनमें बीसी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर दिया है। ई एफ 7 सेंटीमीटर है, ये वाला 7 दिया है। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 144। तो आइए यहां से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर हो जाता है हमारा साइड का स्क्वायर। यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे बीसी का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ईएफ का स्क्वायर। यानी ये बोथ का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी हो जाता है। तो अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देंगे। त्रिभुज एबीसी का आपके पास दिया हुआ है कितना, 144 है। तो आप रख लेंगे यहाँ पे 144। नीचे वाला पता नहीं है, तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए ट्रायंगल डीईएफ लिख करके। और बीसी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 4 है। और इसका 7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, सर यहाँ पे हो जाएगा 144 बट्टा में हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ। देखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, 400 का 16 हो जाएगा। और 7 का करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। आप इस 16 से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर क्रॉस इंटू हम कराते हैं तो यहाँ हमारा जो एरिया निकल कर आ जाएगा, वो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ का। डीईएफ का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 9 गुने 49। और 9 गुने 49 करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 441। कितना मिलेगा, 441 मिलेगा। आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा किस में रहता है, स्क्वायर में रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नो आप लोग बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और यहाँ है कि यदि P कॉमा सॉरी 8 कॉमा P और 17 पाइथागोरस त्रिक है, तो P का मान हमसे पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का सेंस क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पे जो 8 देख रहे हैं, ये वाला 8, ये वाले P और यहाँ पे 17 है, तो ट्रिपलेट का मतलब हो जाता है कि अगर इस तरह से कोई भी एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, अगर इसको हम परपेंडिकुलर को लेते हैं, इसको अगर बेस बोलेंगे और इसको हाइट बोलते सॉरी हाइपोटेनस बोलते हैं, तो एक यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आ जाता है कि आप पी स्क्वायर प्लस बोलते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाता है एच स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में जो फुलफिल करता है तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं। इंग्लिश में से हम ट्रिपलेट बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो अब आइए यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि सर परपेंडिकुलर के जगह पे 8 रख लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर मान लेते हैं। सर बेस हमको पता नहीं है, बेस को ऐसे ही मतलब सॉरी बेस की जगह पी दिया हुआ था ना मेरे पास। एक मिनट, चलिए हम उसको
तो वैसे ही रहने देते हैं। देखिएगा हमारे पास p का वैल्यू पता नहीं है, चलिए p को हम छोड़ देते हैं, और जो b है ना उसको हम 8 मान लेते हैं, और h को हम मान लेते हैं 17। ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। जब यहाँ से हमको p का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो सर 17 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और जब यहाँ से p वाला जब स्क्वायर हटेगा ना तो इस पे रूट लग जाएगा इस तरह से, तो मिलेगा क्या, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 289, और 8 का हो जाएगा 64, माइनस करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 225, और 225 का स्क्वायर रूट करने के बाद आपको 15 मिल जाएगा। तो हम समझ गए कि सर यहाँ से जो ए का सॉरी जो पी का वैल्यू निकलेगा वो 15 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। वैसे सेंटीमीटर दिया नहीं है, जो भी रहेगा, अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर करेंगे, मीटर दिया रहेगा तो मीटर करेंगे, और कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे 15 रहेगा यहाँ पे आंसर। क्लियर, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे। ओके, चलिए ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ इसको समझेंगे। क्वेश्चन यही है कि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज मतलब क्या, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बनता है। तो एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है, तो दूसरे न्यून कोण का मान पूछा है। एक बात बताइएगा कि अगर हम यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बना लें, देखिएगा अगर हम कुछ यहाँ पे इस तरह का ट्रायंगल बना लें, ठीक है, तो ये तो समकोण बोल दिया, मतलब ये ऑलरेडी 90 डिग्री बन गया यहाँ पे। अब बचा मेरे पास ये दो ठो एंगल, यहाँ वाला और यहाँ वाला। अब दो ठो एंगल में एक एंगल हमारे पास दे रखा है, देखिएगा ये तो 90 हो गया यहाँ वाला एंगल। अब मेरे पास दो ठो एंगल बचा हुआ है, जिसमें एक और एंगल मेरे पास यहाँ पे 62 मान लेते हैं कि दिया हुआ है, तो एक और एंगल यहाँ वाला मान लेते हैं। ये पूछा जा रहा है कि क्या होगा। हमको पता है कि सर त्रिभुज में तीनों कोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। अब जब सोचेंगे कि यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, नाम देते हैं कुछ भी, ए बी और सी, तो यहाँ से हम देख पाएंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू 180 हम लिख सकते हैं। एंगल ए के जगह पे आप रख लेंगे वैल्यू 62, फिर से एंगल बी की जगह रख लेंगे 90 डिग्री, और एंगल सी पता नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे 180 हो जाएगा। एंगल सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 180 माइनस पूरे कंप्लीट को जोड़ना पड़ेगा, तो 9 6 15 यानी कि 152 हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस करेंगे तो 28 बचेगा। ठीक है, यानी कि एंगल सी का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। और 28 डिग्री के अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलिए नेक्स्ट। जहां दिक्कत होगा पूछ लेना है चीजों को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु एम भुजा एबी पर है और बिंदु एन भुजा एसी पर है। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, देन आगे देखते हैं। इस तरह का मेरे पास त्रिभुज है, नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। त्रिभुज एबीसी में बिंदु एम भुजा एबी पे है, एबी पे मान लेते हैं, भुजा यहाँ पे हम बना देते हैं, एक पॉइंट है एम, और एन जो है भुजा एसी पे है, चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं एन। इस प्रकार है कि बी एम एन सी एक समलंब बन जाता है। बी एम एन सी एक क्या बन जाता है, तो समलंब बन जाता है, मतलब इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो अब यहाँ से बी एम एन सी क्या बन गया, तो समलंब चतुर्भुज बन गया। तो पूछा है कि भुजा एम एन और भुजा बीसी का अनुपात, भुजा एम एन का और भुजा बीसी का, यहाँ पे 7 दिया है अनुपात, और इसका हमारा 9 दिया है। तो त्रिभुज ए एम एन के क्षेत्रफल, ए एम एन का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज बी एम एन सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पे इस तरह से जब पूछा गया है, यानी कि जब कभी, एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी इस तरह का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है
तो हम क्या करेंगे सो बताइए, यहाँ पे देखिएगा। एरिया पूछा है, पहले देखेंगे ध्यान से। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज को नाम क्या है, बीएमएनसी, बीएमएनसी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, सो देखेंगे ध्यान से। पहले नंबर तो यहाँ सर हम 7 यानी एम एन लिखेंगे, यानी सीधा लिख देते हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे का जो फंडा हो जाता है ना, वो देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है बीसी का वैल्यू। तो यहाँ पे 9 के स्क्वायर में से हमको 7 का स्क्वायर माइनस करना पड़ जाएगा। ठीक है, 9 के स्क्वायर में से हमें 7 का स्क्वायर माइनस करना पड़ जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या सर, फाइनल मिल जाएगा हमको 7 का ऊपर में स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और नीचे सर 81 में से 49 को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि फाइनल अगर हम देखें तो 49 बटा हो जाएगा 32। इसे अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो 49 रेशियो 32 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक समझने में कोई आपत्ति है तो आप लोग बता सकते हैं। कोई दिक्कत है? ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। चलिए, तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की दो आसन भुजाएं, आसन भुजाएं का मतलब हो जाता है एडजस्टेंट एंगल, एडजस्टेंट एंगल, ठीक है, सॉरी एडजस्टेंट साइड हो जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज की दो आसन भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबा है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का मतलब हो जाता है सरकम सेंटर, सरकम सर्किल। आइए पहले यहाँ देखते हैं, पहले समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। अगर ए मेरे पास समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पे सरकम सेंटर कैसे बनेगा, पहले ध्यान से समझिएगा चीजों को। ये देखिए, ये आपका बन गया यहाँ पे सरकम सर्किल बन गया। हिंदी में इसे हम कहते हैं परिवृत्त। ठीक है, ये हो गया आपका परिवृत्त। और जब ये आपका परिवृत्त हो गया तो मेरे पास कुछ कुछ साइड दिया हुआ था। एक साइड यहाँ वाला मेरे पास दिया हुआ है 1.2 और सॉरी 1.5 दिया हुआ था, और नीचे वाला साइड मेरे पास मान लेते हैं कि 2 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से पाइथागोरस अगर अप्लाइड करते हैं, इस त्रिभुज का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं ए, बी और यहाँ दे देते हैं सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़ा आसानी से कि सर ए सी का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, और प्लस में लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम ए सी निकालेंगे तो ए सी कैसे निकलेगा, तो सर ए सी निकालने के लिए पहले तो यहाँ पे अंडर रूट लगाना होगा, और ए बी का वैल्यू हम रखेंगे 1.5 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी है 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ ऐसे कर देंगे। मिलेगा क्या, तो सर 1.5 को आप ना भूल जाएंगे, पॉइंट यहाँ पे भूल जाएंगे, और जब पॉइंट भूलेंगे तो आपको 15 दिखेगा, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। तो सीधा बात यहाँ पे 225 लिख लीजिएगा इस तरह से, लेकिन अब यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। कंप्लीट जब इसको आप ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 4 और 2 6, 625, यानी कि इस तरह से निकल जाएगा 6.25 निकलेगा। तो आप जब देखेंगे जब 6.25 मिल रहा है ना, तो आप अभी फिलहाल के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे, और जब पॉइंट को भूल जाएंगे तो आपको नजर आने लगेगा 625। अब 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 25 होता है। अब जब 25 हो जाता है तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे इस तरह से, लेकिन अब लगा देंगे यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। यानी कि जो यहाँ से आंसर निकल रहा होगा, सॉरी मतलब कि जो यहाँ से हाइपोटेनस जो निकला, वो जो एसी निकला वो एसी निकल गया 2.5, और एसी मेरे पास क्या है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एसी मेरे पास किस जगह पे है ना, ये देखिए एसी है, और एसी का वैल्यू जब हमारे पास 2.5 है
तो यहाँ पे ना ये हमारा सेंटर का काम कर जाएगा, और एसी पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक ये हो जाएगा, डी का काम करेगा डायमीटर। सर्कल के लिए यही वाला हमारा डायमीटर हो जाएगा। सर्कल के लिए जो हमारा एसी है वो एसी हो जाएगा डायमीटर, एसी हो जाएगा हमारा व्यास। क्लियर? जब एसी व्यास हो जाएगा तो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और परिवृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब कंप्लीट सर्कल दिख रहा है, और सर्कल का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि होता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब जब पाई आर स्क्वायर हो जाता है तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं। सर पाई आर स्क्वायर, पहले आर कैसे निकालेंगे? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आर निकालने के लिए डी बाई टू किया जाता है, मतलब जो डायमीटर हो जाता है, जो व्यास हो जाता है वो व्यास का आधा करना पड़ता है, तो हमें रेडियस समझ में आ जाता है, त्रिज्या पता चल जाता है। तो पाई का तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन हमें पाई के फॉर्म में ही है, तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर कितना बनेगा? तो आर बन जाएगा, इसको पहले वहां से जो डायमीटर है डायमीटर को आधा करेंगे, आधा करने का मतलब 2 से भाग करेंगे, ये तो हो गया। लेकिन जब यहां से हम दशमलव हटाएंगे ना, पहले इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। पहला काम कि इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है, तो इसको जब हम 2 बार लिख दिए। और अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो एक और कर सकते थे, लेकिन पहले यहीं से निपट लेते हैं हम लोग। तो डेसिमल हटेगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 25/2, 2 मतलब कि 20 हो जाएगा। जब दशमलव हटेगा तो एक जीरो बैठेगा यहाँ पे, और फिर से हो जाएगा यहाँ पे 25/20, ठीक है। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा हमको? सॉर्ट आउट करने पे हमको यहां से मिल जाएगा 25 5/4, ऊपर में 5 नीचे में 4, यहाँ ऊपर में 5 और नीचे में 4, यानी कि 5 5 25 और 4 को 16, यानी कि हमको मिल जाएगा यहाँ पे 25 और 16 मिल जाएगा। जब यहाँ से 25/16 मिलेगा तो उसको आप भाग कर लीजिए 25/16 को। जब 25/16 को भाग करेंगे ना तो पहले एक बार में लगेगा, फिर आपका लगेगा 5 टाइम, फिर 6 2 5 और लास्ट में पाई लगा देंगे। क्योंकि पाई के फॉर्मेट में था, पाई को हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी दिख रहा होगा 1.5625, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलिए तब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। देखिएगा, लिखा हुआ है कि त्रिभुज, मतलब त्रिभुज नहीं, मतलब ऐसे कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक समकोण है। तो दो अन्य समकोण त्रिभुज के निर्माण के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है? पहले यहाँ पे फिगर हमारे लिए मस्ट हो जाता है, पहले उसको देखेंगे। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और इसमें हमारा बताया गया है कि जो ए है ना, ए एंगल कैसा है? तो ए एंगल समकोण है। इसका सेंस हो जाएगा कि सर यहाँ पे ए लिख दीजिए और बी और सी को कहीं भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से हो गया। क्वेश्चन बोला है कि दो अन्य समकोण त्रिभुज के निर्माण के लिए यहाँ पे दो ठो और समकोण त्रिभुज बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दो ठो और बनाना है। तो बोला है कि बनाने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है, मतलब कौन इसमें साइड है जिसको हम दो भाग में बांट देंगे तो दो ठो यहाँ पे अलग अलग त्रिभुज बन जाएगा। वो भी कैसा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ से कि सर एक काम करते हैं कि अगर यहाँ से एंगल जहां पे ए दिख रहा है, ए वाले से ना सर अगले वाले जो अपोजिट साइड हमारे पास बीसी है, इस बीसी पे सर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब जब परपेंडिकुलर डाल देंगे तो सर यहाँ से 90 डिग्री बन जाएगा और इस साइड से भी आपका 90 डिग्री बन जाएगा। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लेते हैं पी दे देते हैं। तो अब यहाँ से दो ठो आपका ट्रायंगल बन गया। वो भी कैसा ट्रायंगल बन गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन कौन? बात को समझिएगा। तो आप लिख सकते हैं कि सर त्रिभुज यहां पे हो जाएगा एपीसी, त्रिभुज एपीसी वो बन जाएगा, और दूसरा त्रिभुज आपका बन जाएगा त्रिभुज
ए पी बी। यहाँ से जो ये दोनों त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आखिर हमको किस भुजा को दो भाग में बांटने की जरूरत हुआ? तो हमने सर बीसी को बांट दिया है। किसको बांटे हम लोग दो भाग में? तो बीसी को बांट दिए। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे होंगे कि बीसी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि भुजा बीसी को हमें दो बराबर भाग में बांटने की जरूरत था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन शायद पहले मैंने बताया हूं, और यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, हमें तो पता है ना कि यहाँ पे जब पूरे कंप्लीट त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 हो जाता है, तो मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए देखिएगा, जब एक वो समकोण है ना, तो किसी भी एक एंगल को आप 90 मान लीजिए ऑलरेडी, क्योंकि दिया हुआ है समकोण है। और एक और एंगल यहाँ पे 55 दिया हुआ है। अब ये एंगल सी नहीं पता है, छोड़ दीजिए। यहां से एंगल सी निकालिएगा तो आपका 55 है 35, यानी यहां लिखना पड़ेगा 180 और 9 5 14 145। 9 5 14, ठीक है 145। अब जब यहां से माइनस करेंगे ना तो आपका 35 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो एक और नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूनकोण जो पूछा जा रहा था वो 35 डिग्री हो जाएगा आंसर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC और AD रेशियो DB इज इक्वल 3:1। यदि EA इज इक्वल 3.3 सेंटीमीटर तो AC क्या होगा? देखिए पहले यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज हो गया ABC। अब त्रिभुज एबीसी में बोला है कि डी और ई क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है, यानी कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे AB पे हमारा भुजा है D यहाँ पे, और इस जगह पे हम मान लेते हैं E है। लिखा हुआ है कि DE पैरेलल BC, यहाँ पे इसको अगर इस तरह से मिला दें तो यहाँ पे DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे AD रेशियो DB दिया हुआ है 3:1। AD बोले तो यानी कि ऊपर का पार्ट हो जाएगा ये वाला 3, और DB बोले तो हो जाएगा नीचे वाला 1। ठीक है, आगे क्या लिखा है? यदि EA 3.3 है, EA यानी ए वाला पॉइंट आपका 3.3 है, तो पूछा क्या है? AC बताना है। AC बोले तो पूरा बड़ा वाला साइड। एक बात समझिएगा पहले ध्यान से, आपके पास AD दिया है, AD मतलब एक छोटा पार्ट है, DB एक छोटा पार्ट है, AE एक छोटा पार्ट है, लेकिन आपसे AC पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे AD लिखेंगे, और AD लिखने के बाद सीधा यहाँ पे हम AB लिखेंगे। मतलब एक छोटा साइड और एक कंप्लीट बड़ा साइड हम ले रहे हैं। पहले छोटा साइड फिर बड़ा साइड ले रहे हैं। उसी तरह से इधर वाले में क्या लेंगे? तो पहले लेंगे हम AE और तब लिखेंगे सीधा AC। मतलब छोटा साइड फिर इधर भी क्या ले लिए? बड़ा साइड ले लिए। अब आइए पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला कहानी हो जाएगा। AD का वैल्यू हमारे पास 3 था, और AB कितना हो जाएगा? तो AB कहने मतलब कि पूरा बड़ा वाला खींचना होगा, यानी कि 3 ऊपर से और एक नीचे से, 3 और 1 4 हो जाएगा आपके पास AB। ऐसा हो जाएगा। AE की बात करेंगे तो सर 3.3 है, और AC तो हमको फाइंड आउट करना है। एक काम करें, ये 3 1 जा 3 और इसको काटेंगे तो 1.1 बार में कट जाएगा। अब इस AC को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे, AC रह जाएगा, और 4 को अगर 1.1 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4.4 हो जाएगा। यानी कि यहां से जो AC का वैल्यू निकल गया वो 4.4 निकल गया। ठीक है यहाँ तक?
कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो यानी कि AC का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4.4 है। ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 4.4। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बात को समझना है पहले आराम से। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है और उनके परिमाप क्रमशः 36 और 24 है। यदि PQ बराबर 10 तो AB का मान ज्ञात कीजिए। यहां भी मेरे पास दो ठो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और एक और का नाम है PQR, इस तरह का, जिसमें हमारा इसका पेरीमीटर दे रखा है। मान लेते हैं इसका पेरीमीटर है 36 और इसका पेरीमीटर है 24। क्या लिखा है कि यदि PQ 10 सेंटीमीटर मतलब 10 तो AB का मान बताइए। यहां देखिएगा, यहां लिखना होगा पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ABC बटा पेरीमीटर ऑफ PQR, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा कि ऊपर में हम त्रिभुज ABC लिए है ना, तो ABC का साइड मेरे पास है क्या, क्या पूछा है हमसे? AB पूछा है ना, तो ऊपर में AB लिखना पड़ेगा और नीचे में PQR है तो यहाँ पे PQ लिखना पड़ेगा। पुट कर दीजिए वैल्यू। पेरीमीटर कितना था ABC का, तो ABC का था 36 और PQR का कितना था 24। AB का दिया हुआ है नहीं, AB हमें फाइंड आउट करना है। PQ कितना था, PQ का वैल्यू 10 है। अब एक कहां से एक काम करते हैं, पहले इसको हम सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। तो सर 36 को काटेंगे 12 से तो 12 तिया 36 और 24 को काटेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ से एक और काम हो जाएगा कि ये 2 से ये वाला 10 भी कट जाएगा, नीचे से नीचे भी कट जाता है जब बीच में इक्वल का सिंबल हो तो। अब 5 हो गया, अब यहाँ से क्रॉस इंटू करा देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सर कि AB का जो वैल्यू आएगा वो 15 आ जाएगा, ठीक है। AB का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और आप ऑप्शन में देख लेंगे कि ऑप्शन में 15 कहाँ पे है, तो ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन से आपका एक समबाहु त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिएगा बहुत मस्त क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को ना आप एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ते के साथ आंसर आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन से कि एक समबाहु त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु x, y और z है। यदि त्रिभुज PQR की परिधि 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज XYZ की परिधि क्या होगा? देखिएगा यहां पे पहले फिगर को समझिए। जब इस टाइप से क्वेश्चंस पे आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो क्वेश्चंस पढ़ते ही आप लोग का आंसर माइंड में चलना शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा A, B और ये रहा C। क्वेश्चन PQR तो रेडी हो गया। अब बोला है कि भुजाओं के मध्य बिंदु XYZ, यहाँ पे 3 ठो बिंदु है, X, Y और यहाँ पे Z है। ये तीनों बिंदु को आप इस तरह से क्या करेंगे, मिला दीजिए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि सर अगर तीनों मिड पॉइंट वाले जो हमारे पास बिंदु है, जो तीनों यहाँ से मिलाने के बाद हमें एक और त्रिभुज बन गया। तो एक फंडा आप ऐसे समझिएगा, एक हमारे यहाँ पे त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है कि जब भी इस तरह का फंडा हो जाता है तो आप यहाँ पे जो XY है ना वो BC का हाफ हो जाता है। देखिए पहले ध्यान से,
जो यहाँ पे एक्स वाई है वो बीसी का हाफ हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे तरफ से अगर नजर उलट के देखेंगे तो एसी वाले देखिए, और एसी का पैरेलल आपको कौन दिख रहा होगा, एक्स जेड दिख रहा होगा, तो एसी का हाफ हो जाएगा आपका एक्स जेड। उसी तरह से जब नजर पलट के हम एबी की तरफ आएंगे तो आप एबी के पैरेलल देखिए कि कौन सा लाइन बन रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर एबी का जो पैरेलल है वो वाई जेड बन रहा है। ठीक, तो जो वाई जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीसी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर अंदर में जो भी त्रिभुज बना है वो त्रिभुज अपने पैरेलल लाइन का हाफ होगा। ठीक है, हाफ होगा उसका, हर एक साइड हाफ होगा, मतलब सिंपल सी बात ऐसे समझिएगा। ठीक है, और उतना ना भी दिमाग लगाएं, तो सीधा समझिए हमें परिमाप से मतलब है, और जब परिमाप से मतलब है तो क्या करेंगे हम लोग कि सर अगर बड़ा वाला का कितना था, बड़ा वाला का 24 है, तो सर छोटा वाला निकालने के लिए सीधा आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब हो जाता है 2 से भाग कर देना। यहां से सॉर्ट आउट करेंगे, ये 12 में कट जाएगा, यानी सर छोटा वाला जो त्रिभुज है ना एक्स वाई जेड, उसका जो परिधि आएगा, जो उसका परिमाप आएगा, वो निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, और अगर आपसे हमेशा मतलब परिमाप अगर ही पूछा जाए, तो आप सिर्फ बड़ा वाले का क्या करेंगे, परिमाप देख लेंगे कितना है, और जब छोटा वाला का पूछेगा तो जस्ट उसका आधा कर दीजिएगा। अगर बड़ा वाला का 60 रहेगा तो छोटा वाला का 30 हो जाएगा, बड़ा वाला का 20 रहेगा तो छोटा वाला का 10 हो जाएगा। और जस्ट उल्टा पूछे तो मतलब कि अगर छोटा वाला का देकर बड़ा वाला पूछे तो दोगुना कर देंगे। जैसे छोटा वाला का अगर 8 दिया रहेगा तो बड़ा वाला का 16 हो जाएगा, छोटा वाला का अगर मान लेते हैं 40 है तो बड़ा वाला का 80 हो जाएगा। इस तरह से आप काम करके एग्जामिनेशन हॉल से निकल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन सी में दिख रहा होगा आपको 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिखा हुआ है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या है। पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज होता कैसा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो जाता है कि ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं। नाम दे दीजिए आप एबीसी। जब एबीसी नाम दे दिए तो हमसे इसका ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई को कुछ इस तरह से हम दिखा देते हैं, यहां से इस तरह से लाएंगे, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको अपने आप में बिल्कुल सीधा समझिएगा, ये हमारा ऊंचाई हो गया। तो एक तो सीधा हमारे पास ऊंचाई के बराबर एक फॉर्मूला हो जाता है कि सर अगर जब भी ऊंचाई पूछा जाता है तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूला हो जाता है कि √3/2 इंटू हो जाता है भुजा। ये हो जाता है मेरे पास ऊंचाई का यहाँ से फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे ना तो √3 तो √3 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, और सर भुजा मेरे पास दिया हुआ है 6√3, तो आप ये 2 से वाले 6 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा। तो सर मेरे पास √3 और √3 दो ठो दिख रहा है, और दो ठो √3 मिला करके एक ठो बढ़िया वाला 3 बनेगा। तो एक 3 तो पहले से था सर, और √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 मिल जाएगा, यानी 3 तिया की 9 हो जाएगा। आपका जो यहाँ से हाइट निकल कर आएगा वो 9 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा, और 9 आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, तो सर 9 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई परेशानी है तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट कि यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण क्या है। सबसे छोटा कोण कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जब यहाँ पे एंगल का जब अनुपात दिया है तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सर 1 + 2 + 3, सर तीनों कोणों का योग हो जाता है सर 180, और यहां से हम देख रहे हैं सर इधर जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 6, तो हम बोल सकते हैं कि सर 6 यूनिट बराबर 180,
तो बाबू यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू निकालेंगे 6 से काट देंगे, 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे छोटा एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, क्योंकि छोटा एंगल हमारे यहाँ पे 1 यूनिट ही दिख रहा है, और जब 1 यूनिट दिख रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास यहाँ से 30 आ गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया होता है कि सबसे बड़ा, तो सर सबसे बड़ा वाले मेरे पास यहाँ पे 3 यूनिट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 यूनिट निकालना रहेगा, तो करेंगे कुछ नहीं, 3 को हम 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। सर यहाँ पे जब दो ठो एंगल आप बता ही दिए, एक आपका 30 आ गया, दूसरा आपका यहाँ पे 90 आ गया, तो सर एक और एंगल कितना बन जाएगा, तो एक और एंगल आपका कितना है, 2 यूनिट है, तो आप 2 यूनिट निकाल लीजिए। मतलब सर 2 यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 से हमको 30 में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, एड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरे पास एंगल यहाँ जो मिला वो किस कैसा कैसा मिला, तो पहले तो 30, देन 60 और फिर मिल गया 90। इस तरह का एंगल हमको देखने को मिला पूरे कंप्लीट। ठीक है, खैर हमसे इतना नहीं पूछा था, हमसे पूछा था सिर्फ सबसे छोटा कौन, जो कि 1 यूनिट था, और 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल गया वो आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और